dear student, we are going to discuss 2020 second shift first sitting examination paper that has held today on 2nd September of 2020. आज के इस पेपर में अगर आप देखोगे तो दोनों शिफ्ट के पेपर को अगर आप कंपेयर कर लो तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर थोड़ा इजी लगेगा आपको कंपेयर टू सेकेंड शिफ्ट। मतलब अगर आप 25 क्वेश्चंस में देखोगे तो फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस थे वो लिटिल बिट इजी थे, इजियर थे कंपेयर टू सेकेंड शिफ्ट। सेकेंड शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा नए तरह के लग रहे थे, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था। फर्स्ट शिफ्ट में सारा क्वेश्चन आपको लगेगा अगर किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो उनको सब कुछ आ रहा होगा और वो कर रहे होंगे। सेकेंड शिफ्ट के पेपर को मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि वो थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसमें दो तीन क्वेश्चन मैं देख रहा हूं कि मेमोरी बेस्ड है और उसको आपको याद ही करना था। अगर आप नहीं जानते हो तो नहीं बनेगा। तो खैर बारी बारी से हम लोग दोनों पेपर को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आपको पब्लिश हो जाएगा नेक्स्ट डे। याद रखिएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ये मेमोरी बेस्ड पेपर के लिए है और मैंने इंटरनेट से जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस है जहां पर सबसे प्रिसाइज क्वेश्चन मिलने का चांस है वहां से मैंने क्वेश्चंस उठाया है और सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो ये पेपर, ये जो सॉल्यूशन है वो आपको कल पब्लिश होगा क्योंकि वीडियो एडिटिंग है और भी चीजें हैं जिसमें कि कुछ समय लग रहा है। अभी के समय में आज के दिन मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं और कल आपको ये वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगा ऑन A to Z केमिस्ट्री चैनल। तो आप A to Z केमिस्ट्री चैनल से जुड़े रहिए और लेटेस्ट जो भी एग्जाम्स होगा, जो भी रिसेंट चीजें होगा, सारा का सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा ऑन सेम डे, नॉट 1 मंथ, नॉट 1 वीक आफ्टर, सेम डे डिस्कस होगा। एक दिन बाद अपलोड होगा बिकॉज ऑफ एडिटिंग एंड अदर फैक्टर्स। तो आपको या हो सकता है मैं कोशिश करूंगा लेट नाइट तक एक सेम डेज ही अपलोड हो जाए। तो मैं आज का जो फर्स्ट शिफ्ट ऑफ पेपर है वो शुरू करने जा रहा हूं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर पेपर। मैं क्वेश्चंस को अलग अलग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूं। क्वेश्चंस को मैंने बेसिकली 3 पार्ट में अरेंज किया हुआ है। आप जो ऑर्डरिंग देखोगे वो आपके कोड से मैच नहीं करेगा। जो ऑर्डर है वो फिजिकल केमिस्ट्री को मैं पहले डिस्कस कर रहा हूं, देन आफ्टर वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैं क्वेश्चंस को फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक 3 पार्ट्स में अलग अलग ऑर्डर में करके आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें कि कहा गया है कि 3 मोल O2 एंड 5 मोल आर्गन आर प्रेजेंट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर है जिसमें 3 मोल O2 है और 5 मोल आर्गन है, प्रेजेंट है क्लोज कंटेनर में। आप देख सकते हो O2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है जबकि आर्गन एक मोनोएटॉमिक गैस है। समझ रहे हो आप? तो फाइंड द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ RT। तो देखिए इंटरनल एनर्जी अगर आप टोटल लिखना चाहोगे, U टोटल, U से रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनल एनर्जी को या फिर कैपिटल E से, तो आप लिख सकते हो UO2 एंड प्लस U आर्गन। यही लिखोगे ना आप, UO2 प्लस U आर्गन। तो आप कैसे लिखोगे इसको? आप NO2 इंटू CV ऑफ O2 इंटू T, NCVT, और प्लस यहां भी ऐसे ही N आर्गन CV ऑफ आर्गन इंटू टेम्परेचर T। हो गया। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ O2 आप देख सकते हो, आपको दिया हुआ है 3 मोल। आप आसानी से देख सकते हो 3 मोल O2 दिया हुआ है आपको। CV ऑफ O2 कितना दिया हुआ है? CV ऑफ O2 आपको जानना होगा कि भाई देखिए किसी भी गैस, फॉर एनी गैस, किसी भी गैस के लिए आपका जो CV वैल्यू होता है F/2R होता है। ये नॉर्मल कंडीशन पे, और हम लोग को नॉर्मल कंडीशन ही सोचना होता है। नॉर्मल कंडीशन का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर रेंज पे। अगर आप बहुत हाई टेम्परेचर रेंज पे जाओगे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह भी कंसीडर करना होता है, जो कि नहीं करना है आपको अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा न मेंशन नहीं है। तो हम लोग यही करेंगे जहां F क्या है, F यहां पर ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो भाई ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये, और इसी को हम लोग को आई थिंक दिख रहा होगा इधर, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम लोग इसी को करने जा रहे हैं। अब देखिए अगर आप O2 के लिए देखोगे तो O2 के लिए जो F का वैल्यू है, जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उसका वैल्यू हो जाएगा 5, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, इसलिए CV का वैल्यू हो जाएगा O2 के लिए कितना?
5/2r। अगर आप आर्गन के लिए देखोगे तो f का वैल्यू हो गया कितना 3, इसका मतलब इसके लिए CV का वैल्यू हो जाएगा 3/2r। समझ रहे हो? तो मैं उन्हीं दोनों को आर्गन के लिए और ऑक्सीजन के लिखता हूं, तो यहां पे कितना हो जाएगा 5/2RT और प्लस यहां पे कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मोल आर्गन का देख लीजिए 5 मोल है और यहां पर दिया हुआ है 3, अगेन 3/2r है तो RT। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये 15/2RT हो गया और प्लस ये भी 15/2RT हो गया और ओवरऑल आपके पास हो गया 15RT। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन आप देख सकते हो आसानी से कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का है। कहा गया है कि ग्राफ बिटवीन log x/m वर्सेस log p हैज ए स्लोप ऑफ 2 एंड इंटरसेप्ट 0.477। फाइंड x/m एट ए प्रेशर ऑफ 4 atm। आपको दिया हुआ है log 3 का वैल्यू 0.477 है, समझ रहे हैं? log 3 का वैल्यू आपको 0.477 दिया हुआ है। तो अब हम लोग को देखना यह है कि log x/m का log p के साथ रिलेशन क्या होता है। तो log x/m इज इक्वल टू हो जाएगा log k प्लस 1/n log p। आपको याद होगा कि जो फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से अगर आप log ले लेते हो तो आएगा log x/m वर्सेस log p को अगर आप करते हो तो आपके पास जो स्लोप हो गया वो हो गया यहां पर 1/n। इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा log k। आप देख सकते हो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स अब प्लस c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके सामने है। स्लोप कितना है, y की जगह log x/m है, x की जगह log p है, स्लोप की जगह m की जगह 1/n है और इंटरसेप्ट c की जगह log k है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इससे निष्कर्ष निकलता है log k विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपको दिया हुआ इंटरसेप्ट जरा देखिए क्वेश्चन में इंटरसेप्ट दिया हुआ है 0.477। तो 0 चूंकि इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो इंटरसेप्ट आपको ग्राफ से आ रहा है log k, जबकि क्वेश्चन के अनुसार दिया है 0.477। अब आपको यह भी दिया हुआ था कि log 3 का वैल्यू 0.477 है, इसका मतलब है कि k का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ये तो समझ गए। अब रही बात स्लोप की, तो स्लोप भी दिया हुआ है, स्लोप ग्राफ से दिख रहा है 1/n और क्वेश्चन के अनुसार देख लीजिए स्लोप का वैल्यू दिया हुआ है 2, तो स्लोप दे दिया 2 और इसका मतलब है n का वैल्यू हो जाएगा 1/2। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी लोग को। तो भाई अगर हम इसमें रख देते हैं अब log x/m इज इक्वल टू, अब अगर हम रख देते हैं log k, मतलब यहां पे log k की जगह log 3 हो जाएगा, k का वैल्यू 3 है, प्लस 1/n मतलब 1/2 log p, 1/n log 2p। तो log x/m इज इक्वल टू अगर हम रखते हैं यहां पर तो ये हो जाएगा log और 3 इंटू p का पावर हाफ। अब इससे साफ दिख रहा है कि x/m का वैल्यू हो गया 3p का पावर हाफ। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या 4 atm पे आपको वैल्यू निकालना है। तो चलिए अगर हम p बराबर 4 atm रख देते हैं तो आप क्या कर दोगे, x/m का वैल्यू हो जाएगा 3 और फिर 4 का पावर हाफ एंड दैट इज 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6। तो x/m का जो वैल्यू आ जाएगा वो 6 हो जाएगा और इसलिए करेक्ट आंसर जो है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है। समझ रहे होंगे सॉल्यूशन का जो प्रोसीजर है, जो सॉल्यूशन का जो तरीका है वो आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का ये रिलेशन होता है और उसी रिलेशन को यूज करके हमने ये किया। बेसिकली एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो x/m इज इक्वल टू आप k p का पावर 1/n है, वही रिलेशन है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का और इसी से ये लॉग का रिलेशन आता है और उसी लॉग के रिलेशन का कुछ डेटा दिया हुआ था क्वेश्चन में और इसलिए मैंने लॉग के रिलेशन से ही आगे बढ़ा और लॉग के रिलेशन से फिर मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लाया। आप देखिए x/m इज इक्वल टू k p का पावर 1/n के फॉर्म में लाया मैंने k का वैल्यू 1/n का वैल्यू निकाल करके और आपके सामने आंसर है कि x/m का वैल्यू कितना होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ आइडियल गैस कंसेप्ट। आइडियल गैस कंसेप्ट पे आपको सवाल दिया हुआ है और बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल गैस। देखिए जरा
इनकरेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से क्या सही होगा और क्या गलत होगा। अब आइडियल गैस डेंसिटी और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन दिया हुआ है, तो सभी लोग को पता होना चाहिए PM इज इक्वल टू DRT। ये रिलेशन बहुत कॉमन रिलेशन है, जैसे आप PV इज इक्वल टू NRT याद रखते हो, उसी तरह से आपको याद रखना है PM इज इक्वल टू DRT। याद होगा ही, मुझे लगता है किसी को नहीं याद होगा, सबको याद होगा फॉर आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैस के साथ ये होता है रिलेशनशिप। अब अगर आप किसी भी गैस को फिक्स करते हो, तो देखिए अब अगर आप गैस को फिक्स करते हो तो मोलर मास तो फिक्स है ही, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही, तो dt इज इक्वल टू आपके पास हो जाता है PM/R। ठीक है। अब अगर आप देखते क्या हो कि फॉर ए गिवन गैस एट ए गिवन प्रेशर, फॉर ए गिवन गैस एट ए गिवन प्रेशर अगर देखा जाए तो जो dt हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये लग सकता है कि सर आपने ये कांस्टेंट प्रेशर, गिवन गैस, ये सब कैसे ले लिया। तो भाई क्वेश्चंस के अनुसार कभी कभी आपको एजम्पशंस लेना होता है। आई थिंक देना चाहिए कि कांस्टेंट प्रेशर पे ये ग्राफ पूछा गया और दिया भी होगा, चूंकि ये मेमोरी बेस्ड पेपर है तो उसमें कुछ हो सकता है दिया हो कांस्टेंट प्रेशर पे, आपको एज्यूम करना ही होगा। बहुत बार ऐसा जेईई मेन ने सवाल पूछा है कि आपको कुछ एजम्पशन लेना होगा, तो आप अगर उस एजम्पशंस को नहीं लोगे तो फिर सवाल बनेगा ही नहीं। या तो आप कह सकते हो कि वो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन की कमी है, जेईई मेन उस पर बोनस देगा, नहीं तो फिर आपको एजम्पशंस लेके सवाल को बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जो कॉमन एजम्पशंस है उसको हमेशा लेने के लिए आप तैयार रहोगे। अब dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो देखिए xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया आपके पास, तो xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ग्राफ बिल्कुल ये सही ग्राफ है, ये करेक्ट ग्राफ है, ये करेक्ट ग्राफ है, आप समझ रहे हो। xy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यहां देखिए d वर्सेस 1/t, d अगर आप लिखते हो कॉन्स्टेंट को c ले लेते हो तो c इंटू 1/t मतलब d वर्सेस 1/t, y इज इक्वल टू mx का रिलेशन है, तो ये भी आपके पास करेक्ट आ चुका है। और आप आसानी से देख सकते हो d वर्सेस t जो स्ट्रेट लाइन है वो इनकरेक्ट है रिलेशन। स्ट्रेट लाइन कैसे होगा भाई, d वर्सेस t तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, यहां पे जो दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इनकरेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन है वही आपका इनकरेक्ट है और यही पूछा गया इस पार्टिकुलर क्वेश्चन। तो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन। आपको डेल जी नोट निकालना है और आपको ई नोट दोनों का दिया हुआ है, कैथोड का और एज वेल एज एनोड का। तो भाई रिएक्शन का आप पहले ईएमएफ निकाल लोगे और ईएमएफ जब निकल जाएगा तो डेल जी इज इक्वल टू माइनस NFE। तो भाई पहली बात तो ये है कि रिएक्शन का ई नोट सेल क्या, मतलब रिएक्शन का कहो ये सेल रिएक्शन ही है, तो इस सेल रिएक्शन का ई नोट क्या होगा। तो भाई आप ध्यान रखो कौन रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है टिन, तो टिन रिड्यूस हो रहा है तो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल आप यूज करो Sn2 प्लस Sn। और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कॉपर, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो रिड्यूस हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल यूज करोगे आप, और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करोगे आप। तो भाई टिन रिडक्शन हो रहा है तो टिन का रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यूज करा मैंने। अब आपको टिन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है -0.16 और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा -0.34। तो अगर आप देखोगे ये, तो ये कितना हो गया, माइनस में आ जाएगा 0.50, सही है, -0.50 आ गया वोल्ट। अब आप डेल जी नोट निकालना चाहते हो इस रिएक्शन का, तो क्या लिखोगे भाई, -NF ई नोट सेल, -NF ई नोट सेल। तो -NF ई नोट सेल आपके पास आ चुका है, तो आप करोगे क्या, -N, N देखिए N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो यहां से यहां आ गया है तो ये क्या हो गया है, 2 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियस सी बात है लिया होगा, और यहां से यहां आ गया है, इसका मतलब क्या है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन यहां से लूज किया होगा। तो एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहा है, एक तरफ 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए आपका 2 फेराडे कांस्टेंट आप 96500 जान ही रहे हो, और ई नोट आपका आ गया -0.50 वोल्ट। तो -0.5 इंटू 2 हो गया 1, तो और ये माइनस माइनस प्लस, तो 96500 जूल हो गया, कहने का मतलब 96.5 किलो जूल।
तो 96.5 किलो जूल विल बी द आंसर हियर। तो आई थिंक ऑप्शन मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ऑप्शन अगर आपको लिखा रहेगा तो आंसर आपका यही है। ऑप्शन मैंने यहां नहीं लिखा, ऑप्शन आपको जो भी दिया रहेगा उसमें से ऑप्शन आप क्या लोगे, 96.5 किलो जूल विल बी द डेल जी नॉट वैल्यू फॉर दिस पार्टिकुलर रिएक्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड, जिसमें कहा गया है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ए 0.25 ग्राम पार्टिकल इज 10 to the power -5 मीटर, देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी। तो देखिए आपको मास दिया हुआ है 0.25 ग्राम और फिर आपके पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जो है डेल एक्स इज इक्वल टू 10⁻⁵ मीटर है। तो अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, तो आपको पता होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी h/4π से ज्यादा, जहां पे डेल्टा एक्स क्या है, एरर इन पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, एरर इन मोमेंटम। और मोमेंटम को आपको सबको पता होगा p इज इक्वल टू आप लिखोगे एम भी, एम तो कांस्टेंट ही है ना, एम मास तो किसी का वैरी नहीं करता, मास में क्या एरर होगा भाई। देखिए डेल्टा पी को आप लिखोगे डेल्टा एम भी, मोमेंटम की जगह मैंने लिख दिया एम भी। मास चूंकि आप समझ सकते हो कि मास कभी किसी का जो है सो है, मास में एरर क्या होगा, मास फिक्स है, इसलिए मास को मैंने बाहर ले आया। डिफरेंशियल की तरह सोचो ना, कांस्टेंट टर्म बाहर आ गया और आपके पास ये रिलेशन आ गया h/4π से ज्यादा। तो अब अगर आप डेल्टा एक्स लिखते हो तो हो जाएगा h/4π m डेल्टा v। तो h/4π m डेल्टा v मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3.14 इंटू, चलिए 3.14 इंटू आप मास देखिए, मास 0.25 ग्राम है, एसआई यूनिट में सारा कुछ लिया गया है, तो एसआई यूनिट में लीजिए तो 0.25 इंटू 10⁻⁻3, 0.25 इंटू 10⁻⁻3, और फिर यहां पे आप क्या करोगे, आपके पास हो जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 10⁻⁵m। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू 10⁻⁵m रख दो, तो आपके पास जो वैल्यू आ गया ये हो गया कितना, 0.25 का मतलब 1/4। अब ये 1/4 4 कैंसिल हो गया है, तो बचेगा 6.626 अपॉन 3.14 और ये हो गया -8 और ऊपर हो गया ये, तो आपका जो आ जाएगा वो यही आएगा। अब इससे देख सकते हो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आंसर आपके सामने है, सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हियर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया 90 ग्राम वाटर इज हीटेड, देन डेल्टा यू वेपोराइजेशन, इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है आपको। क्या करना है, डेल्टा यू वेपोराइजेशन निकालना है। डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपको वाटर का दिया हुआ है 40.66, टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको जो प्रेशर दिया हुआ है वो है 1 atm प्रेशर। तो आपको टेम्परेचर भी दिया हुआ है और प्रेशर भी दिया हुआ है, और आपको पूछा जा रहा है कि बताइए डेल्टा यू वेपोराइजेशन क्या होगा। तो H2O लिक्विड से अगर H2O गैस बनता है, H2O लिक्विड से H2O गैस बनता है, तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा डेल्टा एच वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा यू वेपोराइजेशन और प्लस डेल्टा एन आर टी, डेल्टा एन जो गैस का है वो इंटू आर टी। अब अगर डेल्टा एच वेपोराइजेशन आपके पास है 40.66 किलो जूल, डेल्टा यू वेपोराइजेशन आप निकालना चाह रहे हो, और प्लस डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी का मतलब हुआ गैस का। याद रखिएगा, नॉर्मली हम लोग देखिए इस सवाल बहुत जगह ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है कि आपको सॉलिड लिक्विड का भी कंसीडर करना पड़े, पीवी यूज करोगे, वहां पर डेल्टा एन नहीं यूज करोगे। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, गैस कहीं लिया जाता है, सॉलिड लिक्विड को भूल जाया जाता है। एक्चुअल में जो रिलेशन होता है वो होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, और अगर पीवी की जगह आप एनआरटी रख सकते हो गैस के लिए। सॉलिड लिक्विड के लिए अगर आपको सॉलिड लिक्विड का कंसीडर करना है तो थोड़ा ध्यान देके करना होता है। कैसे करना है, इसके लिए मैंने, जब आप मेरा लेक्चर्स देखोगे तो मैंने बहुत 2-3 प्रॉब्लम करवाया है कि जिसमें कि सॉलिड लिक्विड को कंसीडर करना है या नहीं करना है, कैसे करना है, तो वो सारा मेथड बताया हुआ। फिलहाल उस चीज को हम लोग नहीं सोचते हैं, हम लोग सिंपली ये सोचते हैं गैस के लिए ही बात करा जाता है जनरली। कब सोचेंगे सॉलिड लिक्विड के लिए करा जाएगा, जब क्वेश्चन में दिया रहता है
क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि भाई लिक्विड का डेंसिटी ये है, लिक्विड का मोलर वॉल्यूम ये है, या एनीथिंग एल्स, सॉलिड का ये है डेंसिटी, मोलर वॉल्यूम, ये सब दिया रहेगा तो लिक्विड का सॉलिड का भी लेना पड़ता है, वहां पर पीवी को यूज करते हुए करते हैं। तो खैर उसमें हम लोग नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिंपली डेल्टा एन जी आर टी करते हैं। अब डेल्टा एन कितना होगा, जब देखिए आपको दिया हुआ है मास ऑफ वाटर जो है वो 90 ग्राम है, और इसका मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर कितना हो गया, ये पर मोल दिया हुआ था, ये भी ध्यान रखना है। तो 90/18 कहने का मतलब ये हो जाएगा मास बाई मोलर मास 5 मोल। तो एक चीज जरा गौर कीजिएगा, ये 5 मोल के लिए, ये 5 मोल गैस है, 1 मोल आपके पास लिक्विड नहीं है, तो 5 मोल के लिए जो डेल्टा एच वेपोराइजेशन होगा 40.66 इंटू 5 किलो जूल होगा ना, ये पर मोल दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने उसको नहीं लिखा था इसलिए पहले ही लिख दिया था, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हो कि ये 40.66 इंटू 5 होगा क्योंकि 5 मोल गैस दिया हुआ है। क्लियर है। डेल्टा यू वेपोराइजेशन प्लस डेल्टा एन वेपोराइजेशन कितना हो जाएगा, डेल्टा एन देखिए शुरू में 5 मोल लिक्विड है, बाद में ऑब्वियस सी बात है वो 5 मोल गैस में बदला होगा, तो 5, और शुरू में मैं 0 लूंगा। 0 क्यों लूंगा, क्योंकि शुरू में लिक्विड है, तो गैस के रिस्पेक्ट में लिक्विड को भूल ही जाओ, सोचने का जरूरत ही नहीं है। अब आप 8.314 10 टू द पावर -3 और टेम्परेचर आपका है 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 373। तो यही आपके पास सिचुएशन है। तो जो डेल्टा यू वेपोराइजेशन हो जाएगा आपके सामने है, हो जाएगा 40.66 इंटू 5 और माइनस हो जाएगा 5 इंटू 8.314 इंटू 0.373 किलो जूल। अगर आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे 187.8 किलो जूल आपका आंसर आएगा, और यही चूंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है तो यही आपका आंसर हो गया इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सा आपको सॉलिड सोल पूछा जा रहा है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। आप अगर याद है आपको तो आपको दिख रहा होगा, जेम्स स्टोन विल बी द आंसर हियर। सॉलिड सोल का मतलब यही है आपका डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम भी आपका क्या हो जाए, सॉलिड हो जाए, और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो जाए। डिस्पर्सन मीडियम भी सॉलिड हो जाए और डिस्पर्स फेज भी सॉलिड हो जाए, और अगर ये दोनों का दोनों सॉलिड है तो आप उसको बोलते हो सॉलिड सोल। और इसका एग्जांपल जैसे मेटल एलॉय है, मेटल एलॉय इसका एग्जांपल होगा, जेमस्टोन इसका एग्जांपल होगा, कलर्ड ग्लासेस इसका एग्जांपल होगा। तो आप आसानी से लिख सकते हो आंसर। बाकी सभी में आप समझ सकते हो, बटर में लिक्विड वगैरह इन्वॉल्व होता है, पेंट्स में भी लिक्विड इन्वॉल्व होगा, केक में एयर ब्लफी होता है तो एयर वगैरह भी इन्वॉल्व होता है, तो लिक्विड एयर वगैरह इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए आप समझ सकते हो सॉलिड सिर्फ प्रेजेंट। देखिए क्वेश्चन में या तो आप गेस करके आंसर दे सकते हो कि भाई सॉलिड सोल, सॉलिड सोल का मतलब सबको समझ में इतना आना चाहिए, अगर आपने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा है तो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन तो होगा ही कि दोनों सॉलिड फॉर्म है। अब दोनों सॉलिड फॉर्म तो आपको दिख रहा है कि बाकी तीनों में तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है जेम्स स्टोन विल बी द आंसर होगा यहाँ पे। तो या तो आप याद किए हो तो, और नहीं तो थोड़ा गेस करके कि भाई बटर में लिक्विड वगैरह होगा ही कुछ ना कुछ फॉर्म में, पेंट्स में भी होगा, केक में भी होगा। तो इसलिए आपके पास जो बचता है एक ही ऑप्शन है, वो सॉलिड दोनों कंपोनेंट होगा, दैट इज जेम्स स्टोन। सो दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ अगेन कोलाइडल सॉल्यूशन सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें कह रहा है कि कौन सा मेथड यूज होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन का। तो आपको पता होगा दो तरीका होता है, कंडेंसेशन मेथड और एक डिस्पर्सन मेथड कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने का। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने का जो कंडेंसेशन मेथड है उसमें आप क्या करते हो, केमिकल रिएक्शन कुछ है जिससे बनाते हो आप, या फिर एक्सेस कूलिंग कर लेते हो, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट करते हो। और डिस्पर्सन मेथड में मैकेनिकल डिस्पर्सन, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन और पेप्टाइजेशन। अब इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन ही ब्रेडिक्स आर्क मेथड है, तो ब्रेडिक्स आर्क मेथड ही इलेक्ट्रिकल डिस्पर्सन है जिसमें डिस्पर्सन और कंडेंसेशन दोनों इन्वॉल्व होता है। वो सब चीजें आप पढ़े होगे कोलाइडल सॉल्यूशन में। तो आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन जो होगा ब्रेडिक्स आर्क मेथड ही होगा, क्योंकि आपको यही एक है ही, बाकी तो मोन्स मेथड, वैन अल्केल, हुप्स, ये सब तो इनऑर्गेनिक का पॉइंट है। मोन्स मेथड जो है आपको कार्बोनिल बना करके मेटल को प्यूरिफाई करने का तरीका है, वैन अल्केल भी उसी तरह का मेटल को प्यूरिफाई करने का तरीका है, हुप्स प्रोसेस जो है एल्युमिनियम एक्सट्रैक्शन में यूज होता है। तो इसलिए आंसर एक ही ऑप्शन ही है। आपको ऐसा होता कि और भी ऑप्शन रहता कुछ कुछ, तो आपको कंफ्यूजन भी होता कि भाई
सरफेस केमिस्ट्री का और भी ऑप्शन है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लिखा हुआ है यहाँ पर, जिसका कि कोई मतलब नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रिपरेशन से। तो आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी ब्रेडिक्स आर्क मेथड।